प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में स्वागत है। आज हम इस एकांकी के प्रमुख स्थलों के माध्यम से इस कहानी के सारांश को भी समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले रंग निर्देशों से हम प्रारंभ करते हैं। पिछली एकांकी में तो हमने रंग निर्देशों पर पूरा एक व्याख्यान किया था। इस बार पूरा व्याख्यान न करके थोड़ा संक्षेप में लेंगे, क्योंकि यह एकांकी भी रंगकर्मीय दृष्टि से या रंगमंचीय दृष्टि से पूरी तरह से खरी उतरती है। और यहाँ के लेखक उस माहौल को पूरी तरह स्पष्ट करके पहले से ही बता देते हैं कि इस एकांकी में कहाँ कहाँ किस तरह की मंच पर व्यवस्था होगी। और यहाँ भी वो बता दिया गया है। एक रईस व्यापारी है जो नाटक वगैरह में रुचि रखता है, और जिसका नाम श्रीदत्त धीरेन्द्र दत्त है। तो धीरेन्द्र दत्त जो है उसका बंगला है। वहाँ पर बंगले की सजावट कैसे करनी है वो सारी बता दी है कि कहाँ उनका उसमें ऑफिस है, कहाँ उसकी जो है कमरा है, कहाँ उसका मकान है, कहाँ उसकी चारदीवारी है, और बंगले में कहाँ दीवार भीतर दरवाज़ा खुलता है, कहाँ दर्शकों की तरफ दरवाज़ा रहता है या खुला हिस्सा रहता है, वो सारी बातें इन्होंने बता दी। कहाँ स्टूल दिखता है, कहाँ तख्ती लगनी है, जो कि ऑफिस है या घर का बाहरी हिस्सा दिखा रहे हैं तो नेम प्लेट जिसको कहते हैं, नाम लिखी हुई जो तख्ती है वो तख्ती भी इस पर कहाँ दिखाई है, वो सारी बातें हैं। और ऑफिस को पर्दे से सजाया गया है। मंच को पर्दे से, पर्दा भी कैसा, चिक, आजकल तो चिक नहीं मिलती है, पहले बांस की बनी हुई लंबी लंबी कटी हुई जो है बेंतों की लंबी लंबी हिस्से होते थे, और उन्हें चिक, उनकी बनाई हुई एक दरी सी होती थी, चटाई सी होती थी, जिसे हम चिक कहते थे। तो वो यहाँ उठी हुई है। और पर्दा यदि दर्शकों की तरफ से खुल जाता है तो वहाँ चिक खुलती है और दीवार की तरफ गोल करके एक छत पे टंगी रहती है, जिससे कि बाहर जाने का मार्ग भी बन जाता है। और बीचों बीच वहाँ सोफ़ा सेट भी लगा हुआ है, बेंच भी लगी, बेंच की छोटी छोटी जो है टेबल लगी हुई है। तो सोफ़ा और टेबल दोनों जो है बेंच के ही आपको वहाँ मिलते हैं। एस्ट्रे भी रखी हुई है, जो पुराने ज़माने में रईसों की एक विशेष पहचान होती थी। सिगरेट इत्यादि का वो सेवन करते थे। आज हम जानते हैं कि कानूनी तौर पर सिगरेट का जो सेवन है सार्वजनिक जगहों पर वो उचित नहीं है, गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको कतई तौर पर नहीं करेंगे। लेकिन खाली एस्ट्रे रखना एक पहचान हो जाती है कि यहाँ सिगरेट पी जाती है। आजकल फिल्मों में भी ये चीज़ दिखाते हैं, सिगरेट जलाते नहीं हैं बल्कि हाथ में लिए हुए या मुंह में लिए हुए दिखा देते हैं। एक टेलीफोन भी वहाँ रखा है, वहाँ सेक्रेटरी के लिए भी मेज़ कुर्सी लगी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं लगभग 4-5 शाम का 4:30-5 का जो समय है, पर्दा वहाँ उठता है और वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है। और मेरा ये मानना है कि इस कहानी का मुख्य पात्र वही सिद्ध होता है। हालांकि इस कहानी में पात्र कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी पात्र नहीं है, कोई सा भी पात्र जिसको हम इस कहानी का नायक कह सकें, ऐसा कोई पात्र दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये कहानी छोटे छोटे पात्रों को, अभिनेताओं को मिला करके बनती है, और कहानी इनके छोटे छोटे अभिनय के माध्यम से, थोड़े अभिनय के माध्यम से आगे बढ़ती जाती है, और एकांकीकार जो सूचना देना चाहता है वो सारी मिल जाती है। तो अब यहाँ हम एक पहले दृश्य पर जाते हैं जो हमें बहुत कुछ कह जाता है कि इस एकांकी में असल में लेखक किस मुद्दे को उठाना चाहता है। और व्याख्या की दृष्टि से भी यहाँ पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कब किसने कही। तो इसमें आप सीधा कह सकते हैं कि जैसे ही रंगमंच से पर्दा उठता है वैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन मोहन जो वहाँ बैठा है पात्र वो उठाता नहीं है, लेकिन बार बार बजती है तो उसको उठाता है। और वहाँ फ़ोन पर जो मोहन की बातचीत होती है वो बातचीत यहाँ दिखाई जाती है। मैं इस बातचीत को यहाँ एक बार पढ़ना चाहूँगा कि क्या बातचीत हो रही है। मोहन के माध्यम से शुरू हो रहा है, जी ई जी नहीं, ये मोहन बोल रहा है। फिर जब पीछे वहाँ से कोई बोलता है तो उसका जवाब भी मोहन देता है, जी पार्टी तो चल रही है, जी यहाँ कोई नहीं है पिछले कुछ समय से, लगभग आधे घंटे से तो टेलीफोन आ चुके हैं, यहाँ न दत्त साहब हैं और न उनका सेक्रेटरी है, न उनका चपरासी है।
जी फरमाइए, अर्थात उधर से कोई बात पूछता है, उसका जवाब जी फरमाइए, अर्थात आप बताइए, उन्होंने कुछ कहा होगा। तो वो फिर कहते हैं, तो कहते हैं हाँ, मेरे जाने से पहले यदि आ गए तो मैं ज़रूर दे दूँगा। शायद वो ये कहते हैं कि मैं उनको ये सूचना दे देना, या मेरे आने वाली या नहीं आने वाली जो भी सूचना है वो दे दीजिएगा। तो वो कहता है हाँ ज़रूर देंगे। लेकिन तभी मोहन जो है उस आवाज़ को पहचान करके कहते हैं, अरे आप हैं कपूर साहब। अर्थात सामने बोलने वाला कौन है? कपूर है। देखिए, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप दत्त साहब से कहिएगा कि मैं पार्टी में आया था, आप लोगों में से कोई नहीं था, इसलिए मैं जल्दी चला गया। उल्टा वह आपसे माफ़िया मांगेंगे। जी नहीं, उनमें से तो कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। दत्त साहब के सेक्रेटरी आए तो मैं कह दूँगा, कपूर साहब आए थे पर यहाँ कोई नहीं था इसलिए चले गए। वह हंसता है और हंसते हुए बाद में जो है उस जवाब देता है, आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कहूँ? ठीक है, तो मैं आपका संदेश दे दूँगा। अजी, मैं भी निमंत्रितों में से ही एक हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, नमस्कार। तो यहाँ दो आदमियों की बात हो रही है जो दोनों वहाँ बुलाए गए थे। एक बुलाने पर आया हुआ है लेकिन मेज़बान नहीं है, दूसरा मेज़बान नहीं है लेकिन वो खुद भी आया हुआ नहीं है। वो सोचता है कि मेज़बान आए हुए हैं तो उनसे माफ़ी के लिए बात करता है। तो ये बातचीत माफ़ी की होती है, तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पहली माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कहता है मोहन। या वो जो कपूर साहब हैं वो पहचान नहीं पाते, तो मोहन कहता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बात नहीं है, चलिए। तो लेकिन वो जब उनसे कहते हैं और माफ़ी मांगने की बात करते हैं, तो मोहन बाद में अंत में जब कहता है कि भाई मैं ये कह दूंगा कि आप माफ़ी मांगने का कहा है, क्योंकि आप जब आए थे तो वो वहाँ नहीं थे, आप नहीं थे, इसलिए वो वापस चले गए, ये कह दूंगा उनको। लेकिन बाद में अंत में कपूर साहब उसको कहते हैं कि भाई माफ़ी मांगने वाली बात मत कहना। तो मोहन गुप्त कहता है कि चलो मैं उनको आपका संदेश सीधा सीधा ही दे दूंगा। अब वो क्या संदेश है वो हमारे सामने यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया। तो यहाँ देखिए, रंग नाटक या रंग कर्मियों से जुड़े हुए लोग किस तरह से दिखावा करते हैं, वो सारी बात यहाँ स्पष्ट की गई है। स्वार्थों के वशीभूत होकर के पार्टियां दी जाती है, स्वार्थों के वशीभूत होकर पार्टियों में आया जाता है या पार्टियों में नहीं आया जाता, ये भी स्वार्थों से और अपने काम पर टिका होता है, और वक्त ज़रूरत पड़ने पर झूठ भी बोल दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो इस एकांकी से निकल करके आती है। तो यहाँ विशेष में देखेंगे तो यहाँ व्यवहार कुशलता दिखाई गई है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो झूठ बोलने की कला भी यहाँ बताने की कोशिश की गई। हालांकि इसको उचित नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी एक सभ्यता होने के नाते हम पूरी तरह से अपना आप को स्पष्टवादी दिखाएंगे तो वो अक्खड़ता मानी जा सकती है। इसके बाद जो है कहानी 3 पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है। पहला पात्र मैंने बता दिया था मोहन का, दूसरा है ब्रज बिहारी का। ये ब्रज बिहारी भी एक दूसरी संस्था है, उसके सदस्य हैं। और यहाँ चूँकि हमने पहले कहा था पिछली बार कि श्रीदत्त जी द्वारा जो है बुलाया जाता है लोगों को, वो बाहरी संस्थाओं के लोग भी होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। और तीसरे जो हैं शुरू में जो शीतल कुमार वो हैं, ये एक कोई आटा नाम की संस्था है, उसको इन्होंने बनाया है और उसी के सर्वे सर्वा सब कुछ ये लगते हैं यहाँ की बातचीत के आधार पर, और उनके माध्यम से बात आगे चलती है। और ये बातें अपने यहाँ नहीं करेंगे कि कौन क्या है। तो यहाँ जो है आर्ट सर्कल के अलावा अन्य सभी लोग जो हैं आए हुए हैं, और आर्ट सर्कल के लोगों के नहीं आने पर भी यहाँ चर्चा जो है वो प्रारंभ हो गई है। अब यहाँ ब्रज बिहारी और शीतल में जो बात हो रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। जब ब्रजमोहन की और शीतल की बात चल रही हो तो ब्रजमोहन पूछता है कि आर्ट सर्कल का कोई आदमी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। विपुला जी या दत्त साहब तो दूर, यहाँ तो मिसेस सचदेवा जो उनसे जुड़ी हुई पिछले नाटक में शहजादा सलीम में जुड़ी हुई है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। ये तो नेग तो यहाँ इस तरह से चुकाया जा रहा है जैसे कि कोई नेगियों को नेगा दिया जा रहा हो। क्या आप क्या रंगशाला से संबंधित है? शीतल से पूछते हैं। लेकिन
शीतल यहाँ जवाब देते हैं कि रंगशाला भी कोई एक संस्था है। रंगशाला के पास कोई प्रोग्राम नहीं, शीतल बोलते हैं। एक नाटककार को अपना नाटक खेलना था। अब देखो वो परिस्थितियाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि रंगशाला कैसे बनी, क्यों बनी। एक अभिनेता उस नाटक में नायक बनने का शौकीन था, एक देवी नायिका के रूप में उतरना चाहती थी। 2-4 लोग उन देवी जी को प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते थे, देवी जी की अर्थात उन देवी जी को प्रसन्न देखना चाहते थे। सो उन सब ने मिलकर रंगशाला का निर्माण किया, रंगशाला की स्थापना की, एक संस्था बना ली जो नाटक मंडली थी या नाटक वगैरह खेलती थी। नाटक होने पर सबका मन चीता हो गया और संस्था फटे बुलबुले सी बैठ गई। अब यहाँ देखिए मुहावरे का प्रयोग भी है। मैं यह सब पहले से ही जानता था, मेरे पास भी उन देवी जी के प्रशंसक आए थे, पर मैं उनसे अलग ही रहा। शीतल अपने आप को यहाँ अलग दिखाना चाहता है। पहली चीज़ इसका प्रसंग। जब ब्रज बिहारी और शीतल रंगमंच के उत्थान के बारे में चर्चा कर रहे होते थे तो शीतल के जवाब में ब्रज बिहारी जो कहते हैं कि रंगशाला से संबंधित हैं आप, तब शीतल जवाब देता है ब्रज बिहारी के जवाब का कि रंगशाला के पास कोई प्रोग्राम है, उसका सदस्य नहीं हूँ, रंगशाला के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। असल में रंगशाला क्या थी वो यहाँ वो स्पष्ट करता है, अर्थात उनमें जो ज्वेलसी की भावना होती है, जो द्वेष की भावना होती है, जो दूसरे की प्रगति को नहीं देखने का भाव होता है कलाकारों में, या एक दूसरे की प्रगति को नहीं देख पाते, वो भाव यहाँ वो विद्रूप सी हंसी हंस करके ये जवाब देता है कि नहीं, रंगशाला के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं था। असल में क्या था, एक नाटककार अर्थात नाटक लिखने वाले को तो अपना नाटक खेलना था। दूसरा एक अभिनेता था जिसे नायक बनने का शौक था, और तीसरी एक देवी थी, एक महिला थी जिनको नायिका बनने का शौक था, और कुछ ऐसे लोग थे जो उस नायिका को प्रसन्न देखना चाहते थे। उन सब ने मिलके उस उद्देश्य को अर्थात अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक नाटक मंडली का निर्माण किया। उनका असल में कोई भी सामाजिक सेवा का उद्देश्य नहीं था, उनके निर्माण में कोई गंभीरता नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय उनमें नहीं रहा था, बल्कि अपने इन छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक रंगमंच का निर्माण किया गया था, रंगशाला का निर्माण किया गया था। जैसे ही एक नाटक खेला गया वह सब अपने अपने में प्रसन्न हो गए और उसके बाद वह संस्था बुलबुले के समान बैठ गई, अर्थात बुलबुला जिस तरह तेज़ी से उठता है उसी तरह से वापस बैठ भी जाता है, उसकी जो उम्र है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर अंत में कहते हैं कि मैं ये चीज़ जानता था कि ऐसी ही संस्था होगी, इसलिए मैं इन सब से अलग ही रहा। तो ये बात थी इसकी। फिर तुरंत बाद में एक और होती है, ब्रज बिहारी इसका जवाब देते हैं तो क्या रंगशाला में आप, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो बात पूरी नहीं करते, उससे पहले ही शीतल जो है फिर जवाब देता है। वो भी एक मुख्य स्थल इस एकांकी का कहा जा सकता है, जो हमें व्याख्या जो है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण हम इसको कह सकते हैं। वो कहता है ब्रज बिहारी के जवाब में, वह संस्था सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त करने को स्थापित की गई थी। अब उसका उद्देश्य देखिए, ये उद्देश्य वो कौन कर रहा है, स्पष्ट शीतल कर रहा है, जो उसका कुछ नहीं है संस्था का, लेकिन उन लोगों से शायद उसके मन में कुछ जलन है जो उसको ये कहने को मजबूर करती है। बड़े धूम धड़ाके से तुलसीदास के जीवन पर एक रेडियो नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करके दर्शकों को बोर किया, लेकिन इसी बीच में संस्थापकों में झगड़ा हो गया और रंगशाला ऐसी नींद सोई कि उसके जागने की जरा भी आशंका नहीं। यहाँ भी एक मुहावरे का बदले रूप में प्रयोग हुआ है, गहरी नींद सोना। तो यहाँ गहरी नींद का प्रयोग ने ऐसी नींद सोई का प्रयोग किया, थोड़ा सा बदला रूप है, लेकिन असल में कहानी में जो ये काम में लिया गया है वाक्य वो उसी की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ भी देखिए एकांकी के उद्देश्यों को कि एकांकी लोग वो कैसे संस्थाओं का निर्माण कर लेते हैं।
पहले वाली बात को और यहाँ स्पष्ट करते हुए कहता है कि अनुदान प्राप्त करने के लिए सरकार जो पैसा देती है ऐसी संस्थाओं के लिए, तो वो अनुदान होता है, उस अनुदान की प्राप्ति का लालच था और कुछ नहीं था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एकांकी तैयार की, एक रेडियो नाटक तैयार किया जिसका नाम तुलसीदास था, शायद तुलसीदास इसके अनुसार तुलसीदास था। उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। तो अब इस नाटक की यहाँ भी ये प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं उससे लोगों को बहुत बोर किया, अर्थात वो नाटक अच्छा नहीं था। और उसके बाद संस्थापकों में झगड़ा हो गया और संस्था का भट्टा बैठ गया, इसलिए वो ऐसी नींद सोई कि वापस खड़ी ही नहीं हुई। तो ये दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ इस एकांकी का भी एक दृश्य स्पष्ट होता है और इसके साथ साथ एकांकीकारों की या जो ऐसे कलाकार होते हैं उनके मन में क्या चीज़ चल रही होती है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनके क्या नैतिक निर्णय हैं, वो सारी बातें यहाँ स्पष्ट हमारे सामने हो जाती है। उनमें कहाँ तक नैतिकता है वो सब बात यहाँ इन दो पदों से स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल आता है वो है एक और स्थल है जहाँ शीतल ही अपनी बात कह रहे होते हैं। और कब कह रहे होते हैं, वो है जब शीतल मोहन में आपस में बातचीत चल रही होती है। वहाँ मोहन अपना परिचय दे रहा होता है कि मैं निर्देशक हूँ, अर्थात सब कुछ अपने को बता रहता है कि मेरी बात छोड़िए, आप अपनी कहिए। तब शीतल क्या कहते हैं, वो बात यहाँ आती है उभर करके। शीतल कह रहे हैं अवसर हम आपको देंगे, और फिर वापस उसी डरे पे आ जाते। तो पहले से बात चल रही होती है। तो मैं कह रहा था कि हिंदी रंगमंच का भविष्य इन धनाधीशों के हाथ में नहीं। ये लोग आर्ट के नाम पर मेरा अंगूठा भी नहीं जानते। अपनी बेकार घड़ियों को भरने के लिए इन्हें शगल चाहिए। क्या चाहिए? शगल चाहिए। इन्हें ऐसे नाटक चाहिए जिनमें लपलपाता सा आहें भरता प्यार हो, फूहड़ हास्य विनोद अथवा नाच गाने की गुंजाइश हो। आधुनिक नाटक की बारीकियों को ये लोग क्या समझेंगे। नाटक जरा गहरा हुआ कि इनके सिर के ऊपर से निकल जाता है। जब नाटकों की गंभीरता की बात आती है, उस पे मोहन और शीतल कुमार के बीच में बातचीत चल रही होती है, तो वहाँ ये बात तो उठती है। तो शीतल उसको जवाब देता है कि आज की तारीख में ये धनाधीश जो पैसे वाले लोग हैं, वे सोचते हैं कि रंगमंच का भविष्य तो हमारे ही हाथ में है। लेकिन शीतल कहते हैं नहीं, इनके हाथ में नहीं है। ये लोग आर्ट के नाम पर मेरा अंगूठा, अर्थात कला का पारखी तो मैं हूँ, वो क्या पारखी हैं, वो तो क्या जानते हैं, मेरे अंगूठे के बराबर भी नहीं है। अर्थात उनको कुछ नहीं आता। असल में उनका है क्या, उनके पास फालतू का टाइम है, फालतू का समय है, और उस समय की पूर्ति के लिए उनको कोई न कोई कार्य चाहिए, और वो कार्य ये नाटक के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए इनको नाटक चाहिए तो ऐसे चाहिए जिनमें लपलपाता सा आहें भरता सा प्यार हो, अर्थात प्यार की पीगे बढ़ाते हुए लोग वहाँ दिखाई दें, और फूहड़ हास्य हो या फिर नाच गाने की वहाँ जगह हो या गुंजाइश हो। अतः ये इन बारीकियों को नहीं जानते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि इस युग की एकांकियों में अधिकांशतः क्या पाया जाता है, वो भी हमें यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। ये जो ये रंग मंडलियाँ हैं या इस तरह के जो अभिनेता है, वो जो एकांकियाँ खेलते हैं, उन एकांकियों में असल में होता क्या है, वो सारी बातें यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि एकांकियों की डोर किसके हाथ में है, धनाधीशों के हाथ में, जो कि कलाकारों को दुखी भी करती है। और दूसरी चीज़, उनमें क्या कमियाँ हैं कि उनमें इश्क और प्यार के बारे में बातें होती है, या फिर फूहड़ हास्य होता है, या फिर नाच गाने की जगह होती है, जो कि हम जानते हैं कि एक पारसी प्रभाव हुआ करता है एकांकी में। जब हमने चर्चा की थी या इसके विकास क्रम को जब जाना था, नहीं जाना है तो आगे फिर जान लेंगे, तो वहाँ इस तरह का प्रभाव उन एकांकियों में था, और ऐसी एकांकियाँ लोकप्रिय भी दर्शकों में खूब होती थी। तो ये सारी बातें आ गई हैं। विशेष में आप लिख सकते हो कि इसमें जो है ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ उचित है। फिर ये भी बताया गया है कि एकांकियों की बागडोर किसके हाथों में थी और उससे कलाकारों को
कष्ट है। फिर बात आगे जो महत्वपूर्ण स्थल आता है वो भी शीतल कुमार द्वारा कहा गया ही वाक्य है या पद है, बात है, जो वे कुमार नामक एक पात्र के बातचीत करते हुए देते हैं। मोहन वहाँ बैठा होता है, आपस में परिचय कर रहे होते हैं, उस परिचय के दौरान की ये बातें हैं। मोहन जब कुमार से पूछता है कि क्या आप नाटककार हैं, तो कुमार जब जवाब देता है कि वो शीतल से पूछता है मोहन कि क्या है, तो कुछ जवाब कुमार देता है, अरे इनके बारे में क्या पूछते हो, इन्होंने ये किया है। तब शीतल कुमार उस व्यंग्य को समझ करके, लेकिन उस व्यंग्य को नज़रअंदाज करके एक बात और कहते हैं। वो मैंने एक नाटक लिखा है। ऊपर कहते हैं ना कि इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, कुमार जब कहता है तो उसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, पर मुझे यही डर है कि इन लोगों के सिर से न गुजर जाए। उनमें अति आधुनिक टेक्निक का प्रयोग मैंने किया है। मिसेज पांडे स्वयं उसमें पार्ट करना चाहती थी। दत्त साहब ने वादा किया था यदि मैं अपनी संस्था का सहयोग उन्हें दूं तो वे इस नाटक को उठाने में मेरी मदद करेंगे। ये भी कहानी को इससे एकांकी बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि आपस में बातचीत कर जब नाटक लिखा है तो ये कहते हैं हाँ मैंने एक नाटक लिखा है, लेकिन मुझे इस नाटक के लिखने के बाद एक डर लगता है कि वह इन लोगों के सिर के ऊपर से नहीं, अर्थात वो अपने आप को तो एक बुद्धिमान कलाकार मानता है, नाटककार मानता है, लेकिन दूसरों को अपने से बहुत छोटा मानता है या कम समझदार मानता है, कम योग्य मानता है। ये देखिए एक विशेष बात इनकी। और क्योंकि मैंने इसमें विशेष टेक्निक का, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। क्या किया ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि असल में है ही नहीं कोई नई टेक्निक। तो कहते हैं दत्त साहब ने भी मेरे से वादा किया था, पांडे ने भी उसमें वादा किया था कि मैं उसमें भाग लूँगी, पार्ट करूँगी उसमें, और दत्त साहब ने ये वादा किया था कि यदि मैं उनको सहयोग दूं तो वो मेरे सहयोग करेंगे। तो यहाँ भी देखिए एक दूसरे से लेन देन का काम चलता रहता है, एक दूसरे का सहयोग यहाँ ये अच्छा भी लगता है, लेकिन यदि वह टर्म्स कंडीशंस के रूप में आता है, शर्तों के रूप में आता है, तो हम उसको बुरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो व्यवहार पीछे से हम देख के आए हैं उसके अनुसार तो ये शर्तें हैं कि आप हमारा इस तरह से सहयोग करोगे, हम आगे बढ़ाने में आपको भी सहयोग करेंगे। तो यहाँ भी नाटककारों की क्या है कि एक दूसरे के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, तो किस तरह से करते हैं। भाषा का सवाल है तो भाषा बड़ी आसान है, सिर के ऊपर से निकलना, एक मुहावरे का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा भी अच्छी है, जो पात्रों के अनुसार है या घटनाक्रम के अनुसार होती है। इसके बाद जो मुख्य घटना आती है विश्वनाथ द्वारा कहा गया जो है बात या संवाद, रंजन, मोहन और विश्वनाथ, इनकी बातें जब चल रही होती है तो मोहन कहता है कि यहाँ अधिक लोगों से तो मेरा परिचय नहीं, मैं उनमें से किसी को जानता हूँ नहीं जानता, उनमें से एक भी यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दत्त साहब या विपुला जी आएँ तो मैं वहाँ जाऊँ। तो उनसे कहते हैं आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कारण बताया था मोहन ने कि क्यों नहीं गया। जो मोहन से रंजन पूछता है उसका जवाब देते हैं। उसके बाद जब मोहन ये जवाब देता है कि मैं यहाँ जानता नहीं हूँ इसलिए नहीं गया, तो विश्वनाथ उसका जवाब देते हैं, अपनी बात बीच में रखते हुए कहते हैं कि यहाँ बहुत से एक दूसरे को नहीं जानते, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने जोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यहाँ कितने आदमी आपको दिखाई देते हैं, लगभग उतनी ही संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जाकर शौक से तस्तरी उठाइए, स्वयं चम्मच से मिठाई नमकीन डालिए और चाय की प्याली उठा कर के ले आइए। उनका इंतज़ार कीजिएगा तो चाय आपको जाकर क्वालिटी में पीनी पड़ेगी। यहाँ कोई गंभीर बातें नहीं हो रही है, जो ये बताता है कि उन सब चरित्रों का चरित्र छिछला है,
व्यवहार में, कार्य व्यवहार में कहीं कोई गंभीरता नहीं है। तो हम यहाँ उसी के अनुसार इसका अध्ययन कर रहे हैं। जब वो मोहन कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता, रंजन का जवाब देते हुए, तो विश्वनाथ बीच में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता, फिर भी यहाँ साथ इकट्ठे हैं। और नहीं जानते इसमें भी देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यहाँ भी देखिए मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गई। तो मुहावरे और लोकोक्तिदार भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए अब उन जो लोग खड़े हैं उनकी एक व्यंग्य और करते हैं। उन पर क्या करते हैं कि लगभग उतनी ही संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जितने लोग हैं उतनी ही संस्थाएं बना रखी। अर्थात सब जो है स्वयंभू हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में है नहीं। इस तरह की बातें यदि होती है, एक एक आदमी एक एक संस्था को लिए खड़ा है, तो कहाँ सहयोग रहा, कहाँ समाज के लिए कार्य करने की बात रही। इसलिए विश्वनाथ कहता है कि आप इस पार्टी में आए हैं तो खा पी लीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा और यहाँ से रवाना हो जाइए। ये वाला ये स्पष्ट उसमें नहीं हुई है बात, क्योंकि ये बात मोहन पहले ही कह देता है कि नहीं, मैं तो यहाँ इंतज़ार करूँगा। फिर एक बात यहाँ और उठाते हैं, मैं उसको सिर्फ चर्चा कर देता हूँ, वो संवाद तो नहीं बोलूँगा, कि इस नाटक में जो अनारकली है उसकी वास्तविक उम्र तो 16 साल थी जब ये घटना घटी, और विपुला जी जो अनारकली का पात्र कर रही है वो इस एक नाटक में 35-36 साल की महिला थी। तो मोहन उस पर भी चर्चा करता है कि ये क्या है। तो एमेचर क्लबों से यही एक आशा रखी जा सकती है, क्यों एमेचर मतलब जो मैच्योर नहीं है, जो पेशेवर नहीं है। आगे फिर बात आती है जब इस नाटक पे चर्चा चल रही होती है विश्वनाथ में और मोहन में, तब मोहन जो विश्वनाथ जो कहता है, मोहन जो पहले कह रहा है उसके जवाब में जो है कि यहाँ तो ये नाटक तो असल में नाटक है नहीं, जो शहजादा सलीम खेला गया है उसमें, ये तो एक खाली उसका दिखावा मात्र है। नाटक तो वहाँ खेला गया था जब मैंने लाहौर में इसको देखा था। तो वहाँ की बात जो बता रहे हैं उसको मैं यहाँ पढ़ता भी हूँ और फिर अपने इसका स्पष्ट करेंगे। ताज ने ये रोमानी दृश्य इतने सुलझे ढंग से स्टेज पर प्रस्तुत किए थे। ये लाहौर का एक कोई क्लब था जिसने ये नाटक खेला था, कि दर्शकों को जरा भी बुरा नहीं लगे। अर्थात जो परिस्थितियाँ उस समय की थी उन परिस्थितियों के अनुसार जो है खेला गया था। यूँ यथार्थ जीवन में शहजादा सलीम दस्युओं को आलिंगन में लेने के बदले उन्हें शयन कक्ष में ले जाता हो। यहाँ मोहन कहता है कि असल में चाहे शहजादा सलीम आलिंगन में भरने की बजाय अनारकली को चाहे अपने बेडरूम में ले जाता होगा, पर शहजादा सलीम के लेखक को वैसा खुलापन दिखाना अभीष्ट नहीं था। लेकिन लेखक जो इसका था, इस नाटक का, वो नहीं चाहता था कि इस तरह की अश्लील बातें नाटक पर मंचित की जाएं। वह यदि सब दिखाता तो नाटक की ट्रेजेडी इत्मीनान बख्श न रहती। क्यों नहीं दिखाना चाहता था? ये एक ट्रेजेडी नाटक है, दुखांत नाटक है। तो जो वो दुखांत नाटक दिखाना चाहता था वो उस तरह का दुखांत नाटक लगता नहीं यदि इस तरह की सारी अश्लील चीज़ें उसमें दिखाई जाती। दूसरी चीज़ यहाँ और बताता है, अकबर के महल में जहाँ शहजादे और दासियों की इस इशारेबाजी तक घातक हो सकती थी, वे दोनों कैसे इस तरह बगलगीर हो सकते थे। अकबर की जो एक छवि है उसमें तो वहाँ सामान्य इशारे करना भी जीवन के लिए एक खतरा थी। तो इस तरह से बगलगीर होने वाली बात वहाँ कैसे दिखाई जा सकती थी। अकबर जो कि इंसाफ पसंद माना जाता है, था या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो छवि बनी है उसके अनुसार।
ताज ने नाटक खिलवाया था तो शहजादे ने बड़े हल्के से, उसने किस तरह से प्रस्तुत किया वो बात यहाँ से, बड़े हल्के से एक बाह के घेरे में अनारकली को लिया था। अनारकली शहजादे के सीने में लगी भी थी और नहीं भी लगी थी। जो आलिंगन दिखाया था वो इस तरह से दिखाया था कि एक ढीला ढाला आलिंगन। आजकल क्या दिखाते हैं, पूरा कस के, जबकि इन्होंने एक ढीला ढाला आलिंगन दिखाया। उसमें आलिंगन भी दिख गया और दोनों एक दूसरे के संपर्क में, स्पर्श में भी नहीं आए। तो ये एक अश्लील न होकर के भी अपनी बात को ढंग से वहाँ दिखा दिया गया था, जैसा कि नाटक का लेखक चाहता था। तो उसमें एक परिपक्वता थी, उसमें एक समाज के जो बंधन थे उन बंधों की स्वीकार्यता थी, अश्लीलता से दूर रहा गया था। तो मोहन जो कि एक लेखक भी है, नाटककार भी है, निर्देशक भी है, कलाकार भी है और नाटकों की गहन जानकारी रखता है, इसमें जो पात्र उसका निखर करके आया है, तो उसके अनुसार ये बात है कि नाटक वो था जो वहाँ खेला गया था। ये नाटक तो कुछ नहीं है, बल्कि ये मान लीजिए कि उस नाटक का एक रूपक बना करके उस नाटक को बदनाम ही किया गया है। और यहाँ तो विपुला जी को खींच कर नारायण बार बार बाहों में भर रहा था, विपुला जी भी उस पर गिर जा रही थी। तो अश्लीलता से भरपूर नाटक ही यहाँ दिखाई देता है। और फिर चर्चा चलती है कि आपने लाहौर में रहे हैं तो नाटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी या ये है वो है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आगे और कौन सी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो हम फिर से देखते हैं। हाँ, शीतल और बृजमोहन की बातें, बृजमोहन फिर आ गए हैं बातचीत में। उनके बीच में एक बातचीत चलती है। शीतल जब कहता है कि भाई अब देर हो गई है, हम कल मिलेंगे, जब जाने की तैयारियां पार्टी के बाद हो जाती है तब की बातें हैं। तब बृजमोहन धीमे स्वर में जवाब देता है, देखिए, क्योंकि शीतल को भी कहा जाता है कि आप भी चलिए उस रेस्तरां में जहाँ की हम कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन शीतल कहता है नहीं, मेरे को देर हो रही है, मैं कल जाऊँगा या बाद में कभी चला जाऊँगा वहाँ। तब बृजमोहन कहता है धीरे से कि देखिए, नखरा न कीजिए, आज ही अगले प्रोग्राम का फैसला उन्हें करना है। यह तो मालूम ही होगा कि मिसेज पांडे और नारायण ने आर्ट सर्कल से त्यागपत्र दे दिया है। यहाँ स्पष्ट होती है बात कि आर्ट सर्कल टूट गया है। मिसेज पांडे रंगलोक नाम से एक नई संस्था का सूत्रपात कर रही है। नया नाटक कौन सा खेलें, इस पर वे लोग विचार कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, जब शीतल कह रहा होता है नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो वो उसके सामने उस वास्तविकता को प्रस्तुत करता है बृजमोहन कि वहाँ एक नए नाटक के खेले जाने की हो रही है, आप यदि नहीं गए तो वंचित रह जाओगे। कि नाटक की मंडली जो पहले वाली है आर्ट सर्किल वो टूट गया है और आप नखरा मत दिखाइए। उन्हें आज ही फैसला करना है कि जो वो नाटक आगे खेलने वाली है या एक जो नई संस्था बनाने वाली है उसकी व्यवस्था आज ही होगी। यदि आप नहीं गए तो इस पर वो लोग विचार कर रहे हैं, आप वंचित रह जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा शीतल भी रूप बदल लेता है। वो यहाँ चूँकि व्याख्या में तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो कहता है आटा ने भी शीतल कहता है उसके जवाब में, आटा ने फैसला कर लिया है। आटा एक संस्था का नाम है, संक्षेप में इलाहाबाद, ये पहला ये इलाहाबाद नाम से, कि यदि मौलिक नाटक होगा तो मैं उनका सहयोग करूँगा। और यदि फिर बृजमोहन भी तो उन्हीं का उसी तरह का खिलाड़ी है। वो कहता है कि यदि अनुदित हुआ तो बातें आगे खींचती रहती है और उनका कोई नतीजा वहाँ नहीं निकलता है। फिर यहाँ अंत के समय में हम आते हैं जब श्रीदत्त पहली बार इस मंच पे आते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं बृजमोहन के साथ। सेक्रेटरी बृजमोहन तो चला जाता है और श्रीदत्त आने के बाद मोहन के साथ और सेक्रेटरी की, इनकी तीन आदमियों के बीच में चर्चा होती है। तो मोहन कहता है कि आपकी तो तबीयत खराब थी श्रीदत्त से। तब श्रीदत्त कहता है नहीं, तबीयत
अब ठीक है, कौन इतने लोगों के सवालों का जवाब देता फिरे। इसलिए आपको भी बैठाए रखा। सेक्रेटरी से मैंने कह दिया था कि जो ही सब चले जाएं आपको रोक लें। कम वक्त ये उधर से उठे तो यहाँ आकर बैठ गए। आपको कष्ट तो हुआ, चलिए अब बैठते हैं। और राम खिलावन को आवाज़ दे देते हैं, जो कि उनका नौकर है। अब यहाँ वो झूठ निकल कर के आ जाता है कि नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन इतने लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें, क्योंकि वहाँ तो तरह तरह की संस्थाओं के लोग आए थे और अफवाहें भी चल रही थी कि नाटक मंडली टूट गई है, कि उन लोगों का क्यों जवाब दूँ। इसलिए मैंने बचने के लिए झूठ बुलवा दिया था कि, लेकिन आपको कष्ट इसलिए हुआ कि वो लोग चाय पार्टी करके यहाँ से सीधे नहीं गए, बल्कि यहाँ आकर के बैठ गए, जिससे कि आपको भी इंतज़ार करना पड़ा। मैं तो यहीं था, आपसे बात करना भी चाहता था, लेकिन इन लोगों के होने के कारण मैं आपको उस समय नहीं बुला पाया। तो इस तरह से ये एकांकी आगे बढ़ती हुई समापन की तरफ यहाँ पहुँच जाती है। और फिर श्रीदत्त आगे कह देते हैं अपने सेक्रेटरी को कि कोई भी आए तो उनको मेरे पास मत भेजना, उनको कह देना कि साहब की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने उनको पूर्णतया आराम की सलाह दी है। और इसी के साथ सेक्रेटरी को एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे वही बात कहते हुए दिखता है कि हेलो जी, उन्हें तो सख्त जुकाम, अर्थात साहब ने जो कहा उसकी पालना वहाँ कर रहा है। और इसी के साथ एकांकी का पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ देखिए, इन पात्रों के माध्यम से जो मैंने ये चर्चा की है, तो इनसे 2-3 पात्र ही मुख्यतः निकल कर आते हैं कि एक तो शीतल कुमार, एक ब्रजमोहन और एक मोहन गुप्त। 3 पात्र मुख्यतः निकल जाते हैं। ये छोटा मोटा पात्र तो ये जो है, एक रंजन भी आते हैं, कौशल भी आते हैं, ब्रज बिहारी, मैंने ब्रजमोहन कह दिया था, ब्रज बिहारी हैं। तो इस तरह से ये पात्र हैं, लेकिन मूल पात्र ब्रजमोहन। और यदि बिना लंबे समय तक आए भी इस एकांकी में कोई व्यक्ति छाए रहता है, उसका पात्र, उस पात्र का चरित्र कुछ निखर करके आता है, तो वो गुप्त जो है, गुप्त क्या, दत्त साहब हैं, वो हैं। जो यहाँ श्रीदत्त लिखा है, लेकिन श्रीदत्त ने होकर इनका पूरा नाम धीरेन्द्र दत्त था। तो दत्त जो बिना आए ही एकांकी में अपना मुख्य पात्र निभा गए। और फिर मोहन है, मोहन गुप्त, फिर ब्रज जो है ब्रज बिहारी है, और फिर शीतल कुमार है। और बीच बीच में छोटे मोटे पात्र और भी कई आते रहते हैं। तो इनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। और ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि पात्र, ऐसा कोई पात्र नहीं है जो कि हमको प्रेरित कर सकता हो, बल्कि यहाँ कमियों को दिखाते हुए पात्र दिखाया गया। तो उस लिहाज से यदि हम किसी पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे, तो आज तो इस व्याख्यान का समय काफ़ी हो गया है, हम समय मिलेगा, अवसर उपलब्ध होगा तो हम उन पर अन्यत्र कहीं चर्चा कर लेंगे। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची है, पात्र, जो कि इसमें ज़्यादा शायद संभावना नहीं बनती कि प्रश्न में कोई पात्र के बारे में पूछा जाएगा। एकांकी के जो तत्व होते हैं उनके आधार पर इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जा सकता है, तो वो हम अगले कहीं नाटक के व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।